पहली परिभाषा ही यही कहती है कि बल वह बाहरी प्रभाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, मतलब उसके स्थिर होने या गति में होने की जो अवस्था है, उसे बदल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और मजे की बात यह है ना कि हम हर दिन बिना सोचे इस डायरेक्टर के इशारों पर काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। इस शीट में जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, जैसे गेंद को किक मारना। गेंद जमीन पर स्थिर थी, किसी ने पैर से प्रहार करके एक बाहरी प्रभाव डाला और वो गति में आ गई। दरवाजा खोलना या रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक रुकी हुई चीज की स्थिति बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ नोट्स में ना एक पीले रंग का बॉक्स बना है जिस पर एक लाल पिन लगी हुई है। उस पर लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि SI इकाई न्यूटन है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके ठीक नीचे लिखा है कि बल को मापने वाला यंत्र स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस। अब जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये सवाल बार बार घुमा फिराकर पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है। और मेरा सवाल ये है कि हम बल मापने के लिए सामान्य तराजू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? स्प्रिंग बैलेंस में ऐसा क्या खास विज्ञान छुपा है? यहीं पर रटने और समझने के बीच का असली फर्क सामने आता है। देखिए, जब हम एक सामान्य तराजू का इस्तेमाल करते हैं तो हम दरअसल दो द्रव्यमानों यानी मास की तुलना कर रहे होते हैं। मतलब एक तरफ 1 किलो का बाट और दूसरी तरफ 1 किलो आलू। बिल्कुल। तराजू ये मापता है कि आलू के अंदर कितना पदार्थ है या कितना मैटर है। मतलब तराजू सिर्फ मात्रा देख रहा है, खिंचाव नहीं। एकदम सही। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस खिंचाव को मापता है। उसके अंदर धातु की एक स्प्रिंग होती है। जब हम उस पर कोई भारी चीज लटकाते हैं तो पृथ्वी उस चीज को नीचे की तरफ खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हाँ, ग्रेविटी। हाँ, तो स्प्रिंग के धातु के छल्ले उस खिंचाव के कारण भौतिक रूप से फैलते हैं, मतलब स्ट्रेच होते हैं। और विज्ञान का एक नियम है कि यह खिंचाव सीधे तौर पर लगाए गए बल के अनुपात में होता है। अच्छा। तो स्प्रिंग बैलेंस उस अदृश्य खिंचाव को एक नंबर में बदल के दिखाता है। इसीलिए बल को मापने के लिए तराजू नहीं बल्कि स्प्रिंग बैलेंस ही चाहिए। मतलब स्प्रिंग बैलेंस सीधे उस पुल या बल की इंटेंसिटी को मापता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो परीक्षा में गलती होने से बचाएगा। बिल्कुल बचाएगा। गति की बात करें तो नोट्स में इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सी दी गई है। समय के साथ स्थिति का बदलना। हाँ, जैसे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन किसी देखने वाले के लिए स्थिर है, पर जब वो सामने से गुजरती है तो समय बीतने के साथ उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। बस यही गति है। तो अब हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड के या कहें इस चैप्टर के दोनों बुनियादी तत्व हैं, बल और गति। और यहीं से इन शॉर्ट नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। वो हिस्सा जहां महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की एंट्री होती है। बिल्कुल, वो हिस्सा जो बताता है कि ये दोनों तत्व आपस में बात कैसे करते हैं। हम न्यूटन के गति के नियमों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम न्यूटन के पहले नियम की बात करें, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इस रिवीजन शीट में ना एक बहुत ही साफ सुथरा बॉक्स डायग्राम बना हुआ है। जो कोई भी इसे एक बार देखेगा उसके दिमाग में ये तस्वीर छप जाएगी। विजुअल्स बहुत मदद करते हैं एग्जाम में। हाँ, तो इसमें एक चौकोर बॉक्स है, उस पर लिखा है स्थिर वस्तु। वहां से एक सीधा मोटा तीर आगे जा रहा है और उस पर लिखा है स्थिर रहेगी, और ब्रैकेट में है जब तक बाहरी बल न लगे। और ये डायग्राम इस पहले नियम की आत्मा है। न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है, चाहे वो रुकी हुई हो या एक समान रफ्तार से चल रही हो, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मतलब चीजें बदलना नहीं चाहती। बिल्कुल, वस्तुएं अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की एक गहरी जिद करती हैं, और इसी जिद को विज्ञान की भाषा में जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। और नोट्स में इसे समझाने के लिए बस का वो क्लासिक उदाहरण दिया गया है। जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और जब चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर गिरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर बस की गति के साथ तालमेल बिठा चुका होता है। बस तो ब्रेक लगने पर अचानक रुक जाती है, लेकिन शरीर का जो जड़त्व है वो उसे उसी पुरानी रफ्तार से आगे ले जाना चाहता है। लेकिन रुको, यहाँ मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल आ रहा है। हाँ? पूछिए, अगर चीजें बिना किसी बाहरी बल के अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती हैं, तो मान लीजिए मैंने जमीन पर एक गेंद लुढ़का दी। अब तो मेरे हाथ का बल उस पर नहीं लग रहा, वो मेरे हाथ से छूट चुकी है। फिर वो कुछ दूर जाके अपने आप रुक क्यों जाती है?
न्यूटन के नियम के हिसाब से तो उसे जिंदगी भर उसी रफ्तार से लुढ़कते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है और विज्ञान का असली रहस्य यहीं छुपा है। गेंद रुक रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि न्यूटन का नियम गलत है। तो फिर वो रुक क्यों रही है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा बल वहां मौजूद है जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। एक अदृश्य बल? बिल्कुल, जिसे हम घर्षण बल या फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन। हाँ। अगर उस चिकनी दिखने वाली जमीन और गेंद की सतह को एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए ना, तो वो बिल्कुल भी चिकनी नहीं दिखेगी। उसमें खुरदरापन होगा। हाँ, उसमें हजारों छोटे छोटे पहाड़ और खाइयां होंगी। जब गेंद जमीन पर लुढ़कती है तो गेंद की सतह के पहाड़ जमीन की खाइयों में फंसते हैं, टूटते हैं और टकराते हैं। ओह, तो ये टक्कर है वो बाहरी बल। बिल्कुल, ये लगातार होने वाली टक्कर ही वो बाहरी बल है जो गेंद की गति का विरोध करता है और उसे रोक देता है। और हाँ, साथ ही हवा का प्रतिरोध भी होता है। मतलब अगर अंतरिक्ष के किसी ऐसे हिस्से में गेंद फेंकी जाए जहां कोई जमीन ना हो, कोई हवा ना हो या सूक्ष्म पहाड़ ना हो, तो वो गेंद सच में ब्रह्मांड के अंत तक उसी गति से चलती रहेगी, बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा या बल के। यही तो पहले नियम की खूबसूरती है। क्या बात है। तो अब हमें ये पता चल गया कि किसी चीज की स्थिति बदलने के लिए या उस सूक्ष्म घर्षण को पार करने के लिए हमें एक बाहरी बल चाहिए। लेकिन अगला सवाल जो एक छात्र या किसी भी जिज्ञासु दिमाग में आता है वो ये है कि बल चाहिए कितना? और इसी कितने का सटीक गणित हमें न्यूटन का दूसरा नियम देता है। इन नोट्स में इसे बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाया गया है। वाक्य है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। और इसके नीचे लाल रंग के बॉक्स में वो मशहूर सूत्र लिखा है, F = m/a। बिल्कुल। जहां F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। मुझे ये फॉर्मूला हमेशा से वीडियो गेम के नजरिए से बहुत दिलचस्प लगता है। वीडियो गेम? वो कैसे? देखिए, जो लोग आज के समय में हाई एंड वीडियो गेम्स खेलते हैं वो अक्सर हैरान होते हैं कि कारों की टक्कर कितनी असली लग रही है। लेकिन गेम के अंदर कोई भौतिक दुनिया तो है नहीं, वहां तो सिर्फ कंप्यूटर कोड है। और वो कोड इसी फॉर्मूले पर काम करता है ना? एकदम सही। प्रोग्रामर F = ma का इस्तेमाल करके गेम के फिजिक्स इंजन को बताते हैं कि एक भारी ट्रक और एक हल्की साइकिल के टकराने पर स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। द्रव्यमान यानी m जितना ज्यादा होगा, उसे हिलाने या रोकने के लिए उतना ही ज्यादा बल यानी F चाहिए। नोट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है। हल्की गेंद को मारना आसान होता है, भारी वस्तु को चलाने के लिए अधिक बल चाहिए। ब्रैकेट में स्पष्ट लिखा है, m ज्यादा तो F ज्यादा। आपका वीडियो गेम वाला उदाहरण ना इस सूत्र को विजुलाइज करने में बहुत मदद करता है। लेकिन इस फॉर्मूले में जो A है यानी त्वरण या एक्सेलरेशन, उसे लेकर अक्सर नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, आम बोलचाल में हम एक्सेलरेटर का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना समझते हैं। गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया तो त्वरण हो गया। यही तो कैच है। जबकि भौतिकी में त्वरण का मतलब वेग यानी वेलोसिटी में होने वाला कोई भी बदलाव है। कोई भी बदलाव? हाँ, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो त्वरण है, अगर ब्रेक लग रहा है तो वो भी त्वरण है, जिसे हम नकारात्मक त्वरण या रिटार्डेशन कहते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात जहाँ बच्चे अक्सर फंसते हैं, अगर स्पीड बिल्कुल नहीं बदल रही है लेकिन कार मोड़ रहे हैं, मतलब सिर्फ दिशा बदल रहे हैं, तब भी वहां त्वरण मौजूद है। तो इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु की रफ्तार या दिशा में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको बल चुकाना ही पड़ेगा। प्रकृति में कोई फ्री लंच नहीं है। एकदम सही बात है। कोई भी बदलाव बिना बल के नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं मैंने बल लगा दिया, चीज की रफ्तार बदल गई, लेकिन मेरा क्या? आपका क्या मतलब? मतलब जिसने बल लगाया उसके साथ क्या होता है? और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे नियम पर, जिसे मैंने शुरुआत में कहा था, प्रकृति का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। नोट्स का वाक्य बहुत साफ है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस चीट शीट में ना इसका भी एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। एक बॉक्स में लिखा है क्रिया, दूसरे बॉक्स में लिखा है प्रतिक्रिया। दोनों के बीच दो विपरीत दिशाओं वाले तीर बने हैं। एक तीर आगे जा रहा है, दूसरा पीछे की तरफ आ रहा है, और बीच में पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है बराबर प्लस विपरीत। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत काम आता है। जैसे बंदूक से गोली आगे निकलती है वो क्रिया है, तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है वो प्रतिक्रिया है। और वो तैराक वाला उदाहरण भी है इसमें।
तैराक पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ धकेलता है, ये क्रिया है, और पानी तैराक को आगे की तरफ धकेल देता है, ये प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। पर रुको, यहीं पर मेरा दिमाग अटकता है। क्या हुआ? अगर मैंने पानी को 50 न्यूटन के बल से पीछे धकेला और पानी ने मुझे बिल्कुल बराबर यानी 50 न्यूटन के बल से ही आगे धकेला, दिशाएं एकदम विपरीत हैं, तो एक +50 हुआ और दूसरा -50 हुआ। गणित तो यही कहता है। तो गणित के हिसाब से तो ये दोनों मिलकर 0 हो जानी चाहिए। ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? मैं आगे कैसे बढ़ता हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इंटरव्यूज में छात्रों को फंसाने के लिए पूछा जाता है, और इसका राज सिस्टम की बाउंड्री में छुपा है। सिस्टम की बाउंड्री? हाँ, आप दोनों बलों को एक ही वस्तु के खाते में जोड़ रहे हैं, जबकि वे अलग अलग वस्तुओं पर काम कर रहे हैं। अलग अलग खातों में? वो कैसे? ध्यान से सोचिए। पहला बल किस पर लग रहा है? इंसान ने पानी को धकेला तो 50 न्यूटन का बल पानी पर लगा। ठीक है। अब दूसरा बल किस पर लग रहा है? पानी ने इंसान को धकेला तो दूसरा बल इंसान के शरीर पर लगा। विज्ञान कहता है कि बल एक दूसरे को तभी कैंसिल करते हैं जब वे दोनों एक ही वस्तु पर लग रहे हों। चूंकि यहाँ एक बल पानी पर और एक बल इंसान पर लग रहा है, इसलिए वे कैंसिल नहीं होते और गति संभव हो पाती है। आहा, ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला एक्सप्लेनेशन है। मतलब बल हमेशा जोड़े में होता है, पेयर्स में, बस अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। मैं अपना सिस्टम बाउंड्री गलत बना रहा था। बिल्कुल, और ये क्लैरिटी ही आपको बाकियों से आगे रखती है। के लिए हमेशा चीजों को आपस में छूना जरूरी है। कर्नाला के नोट्स का अगला फ्लो चार्ट बिल्कुल इसी बात को स्पष्ट करता है। बल के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्स। इस फ्लो चार्ट को दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। पहला है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही काफी कुछ साफ हो रहा है। हाँ, संपर्क बल काम करने के लिए फिजिकल टच मांगता है। इसमें मांसपेशीय बल और घर्षण बल आते हैं। इसे हम कुश्ती या रेसलिंग समझ सकते हैं। सामने वाले पर दाव लगाना है तो उसे पकड़ना तो पड़ेगा ही। अगर पानी की बाल्टी उठानी है जो कि मांसपेशीय बल है, तो हाथ का बाल्टी के हैंडल से संपर्क होना ही चाहिए। बिना छुए ब्रेक भी नहीं लग सकता क्योंकि वहां घर्षण चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा विज्ञान को बिल्कुल जादू जैसा बनाता है, असंपर्क बल। इसके नीचे 3 नाम दिए गए हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। और यहाँ नोट्स में ना एक तारे वाले बुलबुले के अंदर एक स्टारबर्स्ट में खास तौर पर लिखा है कि असंपर्क बल बिना छुए काम करते हैं। यह मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म के टेलीकिनेसिस या माइंड कंट्रोल जैसा लगता है। आप दूर खड़े हैं और चीजें बिना किसी तार के खींची चली आ रही हैं। और इसके पीछे का विज्ञान है फील्ड या क्षेत्र। एक चुंबक अपने आसपास एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जैसे ही कोई लोहे की चीज उस क्षेत्र में आती है, वो बल महसूस करने लगती है बिना छुए। हाँ, गुरुत्वाकर्षण भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जो पूरी पृथ्वी के चारों ओर फैला है। पेड़ से टूटकर सेब को नीचे गिराने के लिए पृथ्वी को कोई अदृश्य हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता, वो बस उस क्षेत्र में है, इसलिए नीचे गिरता है। क्या बात है। अब जब हमने बल और उसके काम करने के तरीकों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो नोट्स हमें गति से जुड़े उन 3 अहम हथियारों की तरफ ले जाते हैं जो परीक्षा के प्रश्न पत्रों में अक्सर सबसे ज्यादा उलझाते हैं। वो 3 शब्द है वेग, त्वरण और संवेग। हाँ, ये ऐसे शब्द हैं जो आम जिंदगी में एक जैसे लगते हैं, पर भौतिकी में इनके मायने बिल्कुल अलग हैं। वेग या वेलोसिटी को अक्सर लोग सिर्फ स्पीड मान लेते हैं, लेकिन इस शॉर्ट नोट में परिभाषा बहुत सटीक दी गई है। गति की दिशा सहित दर, स्पीड विथ डायरेक्शन। दिशा सहित दर, इसे अगर एक उदाहरण से समझें तो ज्यादा साफ होगा। हाँ, मान लीजिए पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आता है कि एक चोर की कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। ये उसकी चाल या स्पीड है। क्या सिर्फ इस जानकारी से पुलिस उसे पकड़ पाएगी? नामुमकिन। शहर में हजारों सड़कें हैं, वो किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन अगर फोन आए कि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर दिशा के हाईवे पर भाग रही है। अब बात बनी। हाँ, अब उनके पास सिर्फ चाल नहीं है, दिशा भी है। अब ये वेग बन गया। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। विज्ञान में सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि चीज कितनी तेज है, ये भी जानना जरूरी है कि वो जा कहाँ रही है। बिल्कुल। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन जो तीसरा शब्द है संवेग या मोमेंटम, वो परीक्षा के लिहाज से बहुत क्रिटिकल है। नोट्स में इसके लिए लिखा है
द्रव्यमान और वेग का प्रभाव, और इसका सूत्र दिया है P = m/v, यानी मास और वेलोसिटी का गुणा। संवेग को असल जिंदगी में महसूस कैसे किया जाए? इसे ऐसे समझिए कि संवेग दरअसल किसी चलती हुई चीज के इम्पैक्ट या विनाशकारी क्षमता को नापता है। इम्पैक्ट को? हाँ, मान लीजिए एक छोटी सी मक्खी है जिसका मास या द्रव्यमान ना के बराबर है। वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत तेज रफ्तार से आकर चेहरे से टकराती है, तो क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस हल्का सा स्पर्श महसूस होगा। अब सोचिए कि 10 टन का एक भारी भरकम ट्रक जो सिर्फ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत ही धीमी रफ्तार से रेंग रहा है, वो एक दीवार से टकराता है। अब क्या होगा? दीवार तो पक्का टूट जाएगी। बिल्कुल। मक्खी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी पर भारीपन नहीं था। ट्रक की रफ्तार बहुत कम थी पर भारीपन बहुत ज्यादा था। संवेग यानी P = mv इन दोनों का संयोजन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब गाड़ियों की सेफ्टी टेस्टिंग होती है ना, तो इंजीनियर सिर्फ कार की स्पीड नहीं देखते, वे उस कार का कुल संवेग देखते हैं। अच्छा। कार को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो टक्कर के वक्त उस संवेग के भयानक प्रभाव को सोख सके, ताकि अंदर बैठे इंसान पर कम से कम बल लगे। ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ हम नोट्स के उस हिस्से पर पहुंच जाते हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, दैनिक जीवन में उपयोग। हाँ, एप्लीकेशन पार्ट। जो विज्ञान किताबों और फॉर्मूलों में बंद है, वो सड़क पर कैसे काम कर रहा है? इस चीट शीट में बहुत ही चुनिंदा लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला है गाड़ियों की ब्रेक प्रणाली, जहां घर्षण और गति के नियम एक साथ काम करते हैं। दूसरा है रॉकेट का प्रक्षेपण या लॉन्च। रॉकेट लॉन्च तो न्यूटन के तीसरे नियम का सबसे भव्य और शोरगुल वाला प्रदर्शन है ना? रॉकेट अपने नोजल से हजारों लीटर जलता हुआ ईंधन जमीन की तरफ फेंकता है। ये एक भयंकर क्रिया है, एक्शन है। और प्रतिक्रिया में जमीन उस भारी भरकम रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ धकेल देती है। इंजीनियरों को उस संवेग और बल को कंट्रोल करने के लिए सालों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल। खेल के मैदान में भी यही नियम लागू होते हैं। जैसे क्रिकेट में। हाँ। क्रिकेट में जब कोई फील्डर तेज आती हुई गेंद का कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। हाँ, हमेशा हाथ पीछे लेते हैं। ऐसा करके वो दरअसल संवेग के असर को कम करने का समय बढ़ा रहा होता है, जिससे उसके हाथों पर बल कम लगता है और चोट नहीं लगती है। लेकिन जिस चौथे पॉइंट ने मुझे इस पूरी चर्चा की शुरुआत में वो सवाल सोचने पर मजबूर किया, वो था चलना और दौड़ना। नोट्स में साफ लिखा है, जमीन को पीछे धकेलना और आगे बढ़ना। हाँ, जब हम चलते हैं तो हमारे जूते और जमीन के बीच का घर्षण हमें जमीन को पीछे की ओर धकेलने में मदद करता है। तो मैं जमीन को पीछे धकेलता हूं और तीसरे नियम के अनुसार जमीन मुझे आगे धकेलती है। लेकिन दूसरे नियम के अनुसार जमीन का मास इतना विशाल है कि मेरे द्वारा लगाए गए बल से उसमें जो त्वरण पैदा होता है वो शून्य के बराबर है। बिल्कुल शून्य। इसीलिए जमीन हिलती हुई महसूस नहीं होती, लेकिन मेरा मास कम होने के कारण मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एकदम सही। आप नियमों को आपस में जोड़ रही हैं और यही असली पढ़ाई है। सोचिए, एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र जब इन रोजमर्रा की घटनाओं को नियमों से जोड़ लेते हैं तो उन्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब हम इस मास्टरपीस चीट शीट के आखिरी हिस्से पर हैं, जो कि किसी भी टॉपर की असली निशानी है। एक बॉक्स है जिसमें परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का क्विक रिकैप है। पहला नियम मतलब जड़त्व, दूसरा नियम मतलब F = ma, तीसरा नियम मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, बल की इकाई न्यूटन। लेकिन सबसे नीचे एक लाल रंग का स्टारबस्ट बना है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। इसमें बस 3 शब्द लिखे हैं, जड़त्व बल, प्रतिक्रिया। ये तो किसी मैजिक ट्रिक की तरह है। बिल्कुल। जब कोई एग्जाम हॉल में बैठा होता है, टाइमर टिक टिक कर रहा होता है और अचानक MCQ आता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, उस भारी दबाव में तो दिमाग ब्लैंक हो सकता है ना। ऐसे में बस ये 3 शब्दों की माला काम आती है। पहला शब्द जड़त्व यानी पहला नियम, दूसरा बल यानी दूसरा नियम, तीसरा प्रतिक्रिया यानी तीसरा नियम। इस एक लाइन से पूरा क्रम दिमाग में सेट हो जाता है। ये दिखाता है कि ज्ञानधारा विद करनाला के ये नोट्स सिर्फ इंफॉर्मेशन डंप नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो एग्जाम हॉल में कीमती समय बचा